हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और हमारा पार्ट 5 तक हो चुका है। आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 6 में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं किस्त वाले सवाल, किस तरीके से इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं सिंपल इंटरेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट है उसकी जो टाइप्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे सवाल इम्पोर्टेंट है, समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो हम फिर से एक सेशन रख लेंगे। प्यारे बच्चे, इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। आपके सामने लिखा है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको अभी बोली कि आज हम पढ़ेंगे किस्त, ये यानी इंस्टॉलमेंट आज हम पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट के सवाल पढ़ते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बस क्वेश्चन को दो तरीके से देखना है। मेरा नज़रिया है दिखाने का आपको कि आप सवाल को दो तरीके से देखेंगे। क्या कहीं क्वेश्चन में देय ऋण लिखा हुआ है? क्या कहीं क्वेश्चन में देय ऋण लिखा हुआ है? देय ऋण का मतलब आपके दिमाग में इस तरीके से होना चाहिए बच्चों कि आपने जो प्रिंसिपल था वो तो दिया ही दिया, साथ साथ में इंटरेस्ट भी दिया। यानी देय ऋण का मतलब है अगर वो बोले 4 साल बाद देना है, 5 साल बाद देना है, 5 साल बाद देय ऋण, इसका मतलब है वो ब्याज ना, हमने पैसे तो आज उधार लिए लेकिन जो हमें पैसे चुकाने हैं वो 5 साल के बाद चुकाने हैं। उस तरीके के सवाल हमारे सामने आते हैं। और इस तरीके के सवालों में मेनली वो हमसे क्या पूछता है, वो हमसे इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछना चाहता है कि इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट क्या आएगी। वो हमसे इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में जानना चाहता है कि इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आएगी। एक दूसरी टाइप का सवाल हमारे सामने आता है, वो हमें प्रिंसिपल भी देता है, वो हमें ये इंस्टॉलमेंट के बारे में भी बता देता है कि इंस्टॉलमेंट कितनी है। वो हमसे इस टाइप के सवाल में पूछना चाहता है कि आपने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज लिया, रुपए लिए थे, मूलधन लिया था, या कितने इंटरेस्ट पर आपने ब्याज दिया था। अगर आप देने वाले हैं तो आपने किस रेट पर दिया था, और अगर आप लेने वाले हैं तो आपने किस इंटरेस्ट रेट पर लिया था। दो मेन टाइप का सवाल आपके सामने आपको हमेशा देखने को मिला होगा। अगर आपने नहीं कभी पढ़े हैं तो अगर मैं आपको कुछ सवाल जो है वो दिखाऊंगा। जब आप किताब पढ़ेंगे, जब आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट के, तब आपको मेनली दो टाइप का सवाल मिलेगा। एक तीसरी टाइप का सवाल और हमारे सामने आता है जिसमें वो डाउन पेमेंट दे के रखता है, जिसमें वो डाउन पेमेंट दे देता है। और ऐसा आपने भी देखा होगा, आप कभी मोबाइल लेने जाते हो तो कुछ डाउन पेमेंट दे देते हो, उसके बाद वो ईएमआईज बना देते हैं आपकी। ये आपने देखा होगा, मेनली आपने सब लोगों ने देखा है। तो मैं इन तीन टाइप के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आज आपके साथ। पहली टाइप में लेकर चलता हूं देय ऋण। पहली टाइप में लिखता हूं देय ऋण के बारे में आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपके सामने देय ऋण की बात आए, 4 साल बाद देय ऋण, 5 साल बाद देय ऋण, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आएगी, उसको सबसे पहला काम है आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी हमारे सामने 1/10। आपको छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है कि अगर देय ऋण की बात करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली ईएमआई पर 0 रुपए इंटरेस्ट दे के आएंगे। क्योंकि जब हम लास्ट वाली ईएमआई देने पहुंचे हैं तो हमारा कोई इंटरेस्ट तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी सारी की सारी ईएमआई जो है वो जा चुकी हैं। यानी हम लास्ट वाली ईएमआई पर इंटरेस्ट नहीं देने जाएंगे, लेकिन उससे पहले वाली जो भी इंस्टॉलमेंट होगी हम उस पर ब्याज देने जाएंगे। 10 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट देने जाएंगे। क्योंकि 1 रुपए का इंटरेस्ट हमने क्यों दिया, क्योंकि जब हम ये फर्स्ट एंड जो लास्ट वाली जो है हमारी ईएमआई, जब हम इसको देने पहुंचे थे, लास्ट वाली से पहले वाली जो है, जब हम उसको देने पहुंचेंगे तो लास्ट वाली ईएमआई पर 1 रुपया इंटरेस्ट जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, इस कंफ्यूजन से बचना है। कैसे बचना है वो समझो। ये जो लास्ट वाली ईएमआई है, जहां पर मैं लास्ट लिख रहा हूं, ये मेरी लास्ट ईएमआई है।
इसके बाद EYI की बात कर रहे हैं। एक्चुअली प्यारे बच्चों, हम EMI तो हम बोलते हैं क्योंकि जनरल भाषा में हम EMI करते हैं, लेकिन वो हमसे ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, इसलिए इसको मैं कह सकता हूँ EYI इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो प्यारे बच्चों, लास्ट जो EYI है हमारी, जब हम इसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली है, जितना बचा होगा हमने दे दिया, इसके बाद हम पे कोई इंटरेस्ट उसका नहीं जाता। लेकिन जब हम इससे जस्ट पहले वाली EYI देने पहुंचेंगे, जब हम इससे जस्ट पहले वाली देने पहुंचेंगे तो इस लास्ट वाली का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एक EYI आपकी और बची हुई है भाई, उसका इंटरेस्ट दे के जा। तो 1 रुपया उसका इंटरेस्ट, क्योंकि 10 रुपए पे इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 1 रुपए का। जब हम इससे जस्ट ऊपर वाली पे जाएंगे देने, तो हमें 10 रुपए पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 2 रुपए का। जब हम इससे पहले वाली देने जाएंगे, उस पे हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 3 रुपए का। इसका मतलब आप समझ रहे हो, हम जोन से भी EMI देने पहुंचे, उसके बाद कितनी EMIs बची हुई हैं उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट देने जाते हैं। मान लो मैं सबसे ये वाली देने पहुंचाऊंगा, तो मैंने देखा होगा यार, शुरू मेरी ना 3 EMI बची हुई है, 1 2 3, लास्ट वाली बची हुई है, इसके बाद वाली 2 वाली, फिर एक वाली, फिर 0 वाली, यानी 3 पे इंटरेस्ट जाएगा 3 रुपए का, 2 पे इंटरेस्ट जाएगा 2 का, 1 पे इंटरेस्ट जाएगा 1 का, और लास्ट वाली पे जाएगा 0। ये बात आपको क्लियर है? लेकिन बच्चों, मेरे को पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पेपर में मेरे को ऐसे लिखना ही नहीं है। मेरे को तो क्या लिखना है पेपर में वो समझना है। जब भी देयर इन का सवाल आएगा ना, तो मैं तो अपने दिमाग में ना बिल्कुल सीधी सी बात फिट कर लूंगा कि मुझे तो शुरू वाली EMI पे ना 0 रुपए इंटरेस्ट देना है, मैं स्टार्टिंग वाली पे 0 दूंगा। मैं सवाल को ऐसे पढ़ूंगा ही नहीं जैसे उसका कॉन्सेप्ट है, मैं अपना शॉर्ट मेथड बिल्ड कर लूंगा कि मुझे किस तरीके से सवाल हल करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको देयर इन दिखाई दे, तो आप 10 रुपए पे 0 रुपए इंटरेस्ट दो पहले वाली EMI पे। दूसरे वाली पे 10 रुपए का इंटरेस्ट कितना बैठता है? 1 रुपए का। तो 10 रुपए पर इंटरेस्ट दे के आओ 1 रुपए का। कितने का इंटरेस्ट दोगे? 1 का। अब कितनी EMI हो चुकी है? 2। तो अगले वाली पे कितना इंटरेस्ट दोगे? अगर 1 बार का 1 है तो 2 बार का 2 होगा। फिर अगर 3 वाली चौथी देने जाओगे तो 10 पे 3, और 5वीं देने जाओगे तो 10 पे 4। आपको बस इतना ध्यान रखना है, गलती ये नहीं करनी है, जब 5वीं देने जाओगे तो 4, चौथी देने जाओगे तो 3, तीसरी देने जाओगे तो 2, दूसरी देने जाओगे तो 1, और पहली देने जाओगे तो 0। मैंने जो कॉन्सेप्ट था ना, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने क्या किया, मैंने उसको बिल्कुल सिंपल वे में आपके लिए बना दिया कि कोई भी इंटरेस्ट आ जाए, कोई भी इंटरेस्ट रेट आ जाए, आपके सामने 4% रेट आ गई, आपने क्या किया? इसका फ्रैक्शन बना लिया 1/25। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपने फ्रैक्शन क्या बना लिया? 1/25। तो बस आप कितनी भी EMI पूछो हमसे, 25 पे 0, 25 पे 1, 25 पे 2, 25 पे 3, आप जो मर्जी पूछते जाओ। आप चाहे हमसे 10 EMI पूछ लो, 10 EYI पूछ लो आप हमसे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यह है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, सबसे पहला काम क्या है? उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करके ये 10 रुपए या ये जो 25 रुपए आपने लिखे ना, 25, 25, 25 और 25, ये आपने यहां लिखे हैं 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए। ये आपकी इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब तो आपका क्या गया है? इंटरेस्ट गया है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अरे मेरी बात अगर क्लियर हो रही है तो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट आपकी क्या बनी? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, और इधर बनेगी 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया? जब सवाल आएगा ना, तब हम इसको इसी तरीके से लगा के चेक करेंगे। एक दूसरी तरीके की इंस्टॉलमेंट मेरे सामने आती है। मान लो मुझे कोई भी रुपए दे रखे हैं, है ना, कोई भी रुपए दे रखे हैं, मेरे को कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट देना है हमें, तो हमें किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझना है वो समझेंगे आप। अब मैं एक्चुअली में EMI की बात करने वाला हूं। यहां पर वो EYI या EMI में से कुछ भी दे दे हमें, हम दोनों को ही कर लेंगे। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे दे या इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट दे दे, हम दोनों पे काम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मुझे सवाल समझाना पड़ेगा आपको, किस तरीके का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। मान लो 5 रुपए मैं उधार लाया, समझना मेरी बात को, मैं किसी से 5 रुपए उधार लाया और मैंने जो है उन्हें 6 महीने की किस्तों में चुकाया और हर महीने एक रुपया दिया। मेरी बात समझना आप। मैंने क्या किया, मैं 5 रुपए उधार लाया, 5 रुपए उधार लाया था मैं, और मैंने क्या किया, एक रुपए की 6 किस्त दी। एक रुपए की कितनी किस्त दी मैंने उसको? 6 इंस्टॉलमेंट दी मैंने।
6 इंस्टॉलमेंट दी है मैंने उसको। तो प्यारे बच्चों मैंने कितने रुपए चुका दिए उसके, मैंने उसे 6 रुपए चुका दिए। यानी 5 रुपए उधार लाया था मैं, ये 5 रुपए उधार लाकर मैंने उसे चुकाए कितने, मैंने उसे चुकाए 6 रुपए। तो कितना इंटरेस्ट चुकाया ये तो आपको पता होगा ना, 1 रुपया इंटरेस्ट दे दिया होगा मैंने उसे। लेकिन ये इंटरेस्ट गया कैसे, ये इंटरेस्ट जो 1 रुपया आपने दिया है ये किस तरीके से उसके पास पहुंचा, वो तरीका आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो तरीका आप नहीं समझोगे तब तक आप इस सवाल को नहीं समझ सकते। समझना प्यारे बच्चों बात को, हमने एक्चुअली में ये जो 5 रुपए हैं इस पे इंटरेस्ट कितना दिया है, 1 रुपए का। कितना इंटरेस्ट दिया है, 1 रुपए का। यानी ये जो 1 रुपया उसके पास इंटरेस्ट पहुंचा है, ये पहुंचा कैसे होगा वो समझना। हमने उस पे 5 रुपए उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए थे, 5 रुपए। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अभी तो हम आज इसी महीने में जी रहे हो, मान लो आज आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए, तो अगले महीने अगर उसे किस्त देने जाओगे तो 1 महीने की, तो 1 महीने का ही तो ब्याज लगा के देगा। तो उसने 1 महीने का ब्याज लगा लिया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे नहीं पता कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो मैंने लिखा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया। 1 महीने का था, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा रखा है SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये जो टाइम होता है ना प्यारे बच्चों, ये साल में होता है, ये ईयर में होता है। आपने देखा भी होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 में जो समय है वो सालों में दिया जाता है। अगर वो साल में ईयर्स में ना हो, अगर मैं मंथली में बोलने लग जाऊं तो मुझे 12 से भाग करना पड़ेगा, और 100 तो नीचे आता ही आता है, 100 तो नीचे आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि 1 रुपया पर 1 रुपये पर 1 रुपया जो ब्याज मिला है, पहले तो 5 रुपये पे ब्याज लगा था 1 महीने का। अब सोचो मैंने उसे 1 रुपये इंस्टॉलमेंट चुका दिया। जब मैंने उसे 1 रुपया ब्याज उसका चुका दिया, जब मैंने उसे 1 रुपया चुका दिया, तो अब ब्याज कितने रुपए पर लगेगा, 4 रुपये पे लगेगा। कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, गुना में आर बटे में 12 गुना में 100, बटे में 12 गुना में 100। अब ब्याज कितने रुपए पे लगेगा, 4 रुपए पे। मैंने उसे फिर 1 रुपया चुका दिया, इसका मतलब फिर से ब्याज लगेगा, लेकिन इस बार ब्याज कितने रुपए पे लगेगा, 3 रुपए पे लगेगा। 1 गुना में आर बटे में 12 गुना में 100। फिर ब्याज किस पे लगेगा, फिर ब्याज लगेगा 2 पे, 2 गुना में 1 गुना में आर बटे में 12 गुना में 100। फिर ब्याज किस पे लगेगा, 1 रुपए पे लगेगा, गुना में 1 गुना में आर बटे में 12 गुना में 100। अब जब मैं उसकी सारी की सारी किस्तें चुका देखना, 1 2 3 4 5, अब हमें 0 रुपए वाली पे इंटरेस्ट लगेगा जो कि छठे वाली किस्त थी, क्योंकि उसके सारे चुका था मैं। तो 0 इंटू 1 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100, ये 6 वार्षिक किस्तों पर, क्योंकि जब मैं उसके सारे रुपए चुका दिए मैंने उसके, तो जो लास्ट वाला होगा वो 0 भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपने किस्त तो कितनी चुकाई है, 6, तो 6 किस्त आपको बनानी पड़ेंगी। तो आपने कहां से शुरुआत करनी है, 5 से शुरुआत करनी है। जितने रुपए उधार लाओ ना वहीं से शुरुआत कर दो, और जितने रुपए उधार लाओ जब वहां से शुरुआत करोगे तो कहां तक पहुंच जाओ, 0 तक पहुंच जाओ। अगर आप देख पा रहे हो तो 1 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100, 1 इंटू आर इंटू अपॉन 12 इंटू 100, यहाँ पर भी सेम चीज, सब में सेम चीज कॉमन आ रही है। अगर इन सब में सेम चीज कॉमन आ रही है तो चलो उठा लो, यहां से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आर बटे 1200 कॉमन। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, आर बटे 1200 आ गया हमारे पास कॉमन। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 जमा 0। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। ये 15 रुपए पर, ध्यान से सुनना, 15 रुपए पर यह आएगा 15 गुना आर बटे 1200, और ये कितने रुपए इंटरेस्ट मिला, 1 रुपए। कितने रुपए इंटरेस्ट मिला, 1 रुपए। तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1200 बटे 15। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 1200 बटे 15। आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 × 120, 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की कहानी आती है जब हम कैसे इंस्टॉलमेंट देते हैं, ईएमआई या ईवाईआई देते हैं, बशर्ते हमें उसकी उधार दी गई राशि भी पता हो और हमें उसकी किस्त के बारे में भी जानकारी हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस बात को थोड़ा सा और समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन पे हम समझते हुए चले जाएंगे किस तरीके की कहानी रहेगी। ये है सवाल, 4 वर्ष की अवधि में दे 5% वार्षिक ब्याज। ये प्यारे बच्चों यहां पे ब्याज लिखा है। 4 वर्ष की अवधि में दे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 12,900 रुपए के ऋण के भुगतान के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। यहां मेरे को किस्त पूछी गई है। आपको पता ही टाइप नंबर 1 का सवाल है और टाइप नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी इंटरेस्ट रेट आ जाए आप उससे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 5% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/20, यानी 20 रुपए पर पहली किस्त पे 0, 20 रुपए पर दूसरी किस्त पर 1 रुपया, फिर 20 रुपए पर 2 रुपए, फिर 20 रुपए पर 3 रुपए। 20 रुपए पे कितने रुपए, 3 रुपए। 4 वर्ष हो गए क्या, 1 2 3 4 हो गए। अगर मैं इनको काउंट करूं यहां से तो 20 चौक 80, 80 रुपए तो टोटल किस्त बराबर वाली, 3 2 5 1 6 और 6 रुपए इंटरेस्ट। मुझे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे 4 साल के बाद, 86 रुपए देने पड़ेंगे। समझना मेरी बात को, मैंने लिए तो 80 थे लेकिन मैंने लौटाए कितने, 86 रुपए। मैंने उसे 86 रुपए लौटा दिए। तो ध्यान रखो अगर मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट देता तो ये 12,900 बराबर किसके होता, 86 के बराबर हो जाता। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो वैल्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट की चाहिए। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट तो कौन है, 20 है इक्वल इंस्टॉलमेंट। 43 दूनी 86, 43 से 300 बार, 2 से 10 बार, 10 गुना 300, 3,000 रुपए। यानी जो ब्याज आप जो धनराशि आप 4 साल बाद चुकाते, अगर 4 साल बाद चुकाते तो वो 12,900 रुपए बन जाती। लेकिन अगर उसे आप सालाना चुकाओ तो 3,000 रुपए देके चुका सकते हो। समझ में आ रही है बात? बच्चे को ऐसा लगता है सर 3,000 3,000 3,000 3,000 ये तो 12,000 हुए। वो तो कह रहा है 12,900 चुकाने हैं। ये जो 12,900 वाली कहानी है ना, 900 रुपए तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट। वो हमसे क्या पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कौन सी, 20 21 22 23 नहीं, 20 20 20 और 20, ये है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ये आपको एसआई में इस तरीके से पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है बच्चों को, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है। जब आप इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चे हम पूरा बेस से पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि अभी भी मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सपेंड करके पढ़ाया है, आप इसे ढंग से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन देखो। एक सवाल आपके सामने, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी वस्तु का नगद मूल्य 60 रुपए है परंतु वही वस्तु 20 रुपए नकद और अगले 6 महीने की 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी बेची जा सकती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों। मैंने सवाल क्या बोला, दोबारा समझना। सवाल देय ऋण वाला तो बिल्कुल नहीं है। देय ऋण वाला नहीं है तो हमारे सामने क्लियर कुछ चीजें आएंगी। कह रहा है कि किसी वस्तु को नगद 60 रुपए में खरीद सकते थे। भाई आप उसे नगद देकर 60 रुपए में खरीद सकते थे। मान लो हमें एक रजिस्टर लेना है या एक कॉपी लेनी है। मान लो हमें एक कॉपी 60 रुपए की आती है। दुकानदार से हमने कहा भाई एक कॉपी दे दे, उसने कहा भाई 60 रुपए की मिलेगी। आपने कहा यार 60 रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है, तो तू ऐसा कर, उसने आपको ऑप्शन दे दिया। 60 रुपए की कॉपी पर उसने आपको 2 ऑप्शन दिए, भाई या तो तू मेरे को नगद दे दे 60 रुपए और ले जा कॉपी, या तो तू ऐसा कर 20 रुपए दे दे डाउन पेमेंट। 20 रुपए क्या दे दे, डाउन पेमेंट। और 20 रुपए डाउन पेमेंट देकर तो तू मेरे को ऐसा भी कर सकता है 6 इक्वल ईएमआई दे दे, 6 इक्वल ईएमआई दे दे। और वो कितने रुपए की होनी चाहिए, 8 रुपए की होनी चाहिए। उसने आपके सामने 2 ऑप्शन रख दिए। 60 रुपए का रजिस्टर है तो 2 हिसाब से लेके जा सकता है। किस हिसाब से लेके जा सकता है, या तो 60 रुपए नगद दे जा, ले, या तो 20 रुपए नगद दे दे और साथ साथ में 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे दे 8 रुपए की।
तो हमने उसकी सेकंड वाली शर्त को मान लिया। हमारी जेब में 20 रुपए थे, हमने उसे 20 रुपए चुका दिए। यानी 60 रुपए में से अगर मैंने उसे 20 रुपए चुका दिए तो अब उसके मेरे पास कितने रुपए बचे? 40 रुपए उसके अब मेरी साइड बचे। मैंने देखा भाई 8 इंस्टॉलमेंट मांग, इसने मेरे से 8-8 रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट मांगी हैं, तो मैंने उसे चुकाए कितने? 48 रुपए। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई जब उसके बचे थे 40 और हमने उसे 6 किस्त 8-8 रुपए की दे दी, 48 रुपए दे दिए, तो हमने उसे ब्याज कितना दे दिया? हमने उसे ब्याज दे दिया 8 रुपए का। हमने उसे ब्याज कितना दे दिया? 8 रुपए का। लेकिन ये 8 रुपए ब्याज बना किस तरीके से होगा? तो ये 8 रुपए ब्याज किस तरीके से बना प्यारे बच्चों, ये आपको समझना है। इस बात को आपको क्लियर करना है कि सबसे पहले उसके 40 रुपए पर इंटरेस्ट लगाया होगा उसने, क्योंकि 40 रुपए बचे थे, उसने 40 रुपए ब्याज लगाना शुरू कर दिया। ब्याज लगाया उसने 1 महीने का, 1 महीने का ब्याज 8% दर से लगाया। 12 गुना 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि महीने हैं तो 100 के साथ 1200 जाएगा। अगर एक एक दिन का लगाते तो नीचे 365 आता, अगर हफ्ते का लगाते तो नीचे 52 आएगा, अगर महीने का लगा रहे हैं तो नीचे 12 आ रहा है। मेरी बात क्लियर रख लेना, ये बात दिमाग में। ये हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो ईयरली दी जाती है, और ईयरली को मंथली में बदलोगे तो नीचे 100 के साथ साथ 12 भी आएगा। अगर मतलब पर डे में चेक करोगे तो 100 के साथ 365 भी आएगा। अगर आप वीकली बात करोगे तो 100 के साथ साथ जो है नीचे 52 भी आएगा। ध्यान रखिएगा, एक साल में 52 सप्ताह, एक साल में 12 महीने, एक साल में 365 दिन मान के हम काम करते हैं। अच्छा जी, फिर अगली बार सोचो, आपने तो उसे 8 रुपए दे दिए होंगे ना पहली किस्त में। पहली किस्त में 8 रुपए दे दिए, तो पहले वाली पे तो ब्याज कितने रुपए पे लगा था? 40 रुपए पे। इस बार ब्याज कितने पे लगेगा? 32 रुपए पे। 32 रुपए पे ब्याज लगेगा 1 महीने का। R बटे में वही 12 वही 100। ये ऐसा कम होते 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 हम कहां पर जाएंगे? 0 वाली पे पहुंच जाएंगे। 0 × 1 × R/12 × में 100। फिर से वही चीज हमारे सामने कॉमन आ जाएगी। कॉमन क्या आ जाएगा? हमारे पास 8 रुपए ब्याज मिला। कहां से ब्याज मिला? कॉमन ले लेते हैं। R बटे 1200 आ गया सब में से कॉमन। अंदर अब बच जाएगा हमारे पास 40 जमा 32 जमा 24 जमा 16 जमा 8 जमा 0। देखो 6 इंटरेस्ट 6 चली गई, 1 2 3 4 5 6 0। समझ में आया क्या? यानी ये जो 8 रुपए आपको ब्याज मिला है ना प्यारे बच्चों, समझना बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये सारी। ये जो 8 रुपए आपको ब्याज मिला है, एक्चुअली में ये आपको ब्याज मिला है R बटे में 1200। ये R है ऊपर वाला, ध्यान रखना। 40 और इन सबको जोड़ दो आप, 8 16 8 24 24 48 48 और 2 50 30 80 और 40 120 120 रुपए। तो हम कह सकते हैं 120 से ये कट जाएगा 10 बार, तो हम कह सकते हैं R बटे 10 की वैल्यू आई है 8, तो R की वैल्यू आ जाएगी 80%। बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर इतना बड़ा सवाल करेंगे क्या? ये ऐसी इंस्टॉलमेंट आएगी क्या हमारे पेपर में? आएगी तो जरूर, लेकिन हम इसको किस तरीके से छोटा कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपको डाउन पेमेंट का हिसाब थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा भी अगर क्लियर आपके दिमाग में हुआ है तो 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका सवाल नहीं छूटेगा पेपर में। तो सवाल एक बार दोबारा पढ़ते हैं, फिर मैं इसको हटाऊंगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत आसान कर दोगे आप। किस तरीके से? 60 रुपए उसने हमसे कहा था, रजिस्टर 60 रुपए का है, 60 रुपए का रजिस्टर है। 60 रुपए या तो नगद दे दे, नकद दे के खरीद ले, या तो क्या कर 20 रुपए नगद दे दे और 6 महीने की 8-8 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दे। हमने उसकी दूसरी बात पे एग्री कर दिया, भाई तू 20 रुपए ले ले नगद और हमसे 8 रुपए दे दे। फिर हम घर पे बैठ के काउंट करने लगे तो हमें पता चला यार उसने तो 40 रुपए का बचे थे उसके, उसने 48 रुपए ले लिया हमसे। इसका मतलब हमने टोटल कितना ब्याज दिया? 8 रुपए का। ये 8 रुपए ब्याज गया तो 6 किस्तों का है ना। ये 8 रुपए ब्याज किसका गया है? 6 किस्तों का। और 6 किस्त किसकी? पहली किस्त तो हमने दी नहीं थी, 40 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा।
पहली किस्त जब हमने दी होगी तो 40 रुपए पे इंटरेस्ट लगाया होगा, फिर हम 8 रुपए दे चुके तो फिर 32 पे इंटरेस्ट लगाएगा, फिर 8 रुपए दे चुके फिर 24 पे लगाएगा, फिर 8 रुपए दे चुके फिर 16 पे लगाएगा, फिर 8 रुपए दे चुके फिर 8 पे लगाएगा, फिर 8 रुपए दे चुके 0 पे लगाएगा। क्लियर हुई? इस कहानी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये जो 80% है ये बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, और जब मैं ये आपको दूसरा मेथड पढ़ा रहा हूं तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। मुझे आप सबको किस तरीके से ये सवाल करना है ये आपको देखना पड़ेगा। कितने रुपए बचे थे उसके हमारे पास? 40 रुपए बचे थे। देखो मेथड नंबर 2 में यहां लिख रहा हूं, बहुत छोटा हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आपको देखना है आपने कितने रुपए इंटरेस्ट दिया। देखो यहां तक की कहानी तो यार आपको समझनी पड़ेगी, यहां तक की कहानी तो आपको समझनी पड़ेगी कि भाई 60 रुपए थे, 20 रुपए हमने दे दिए, 40 रुपए बचे, किस्त बैठी 48 रुपए की, 8 रुपए ब्याज दिया गया होगा। तो ब्याज तो हमने कितना दिया? 8 रुपए। ये तो साइड में लिख लो, 8 रुपए ब्याज दिया। दिया कैसे? पहले दिया था 40 रुपए पे, पहले महीने दिया था 40 रुपए पे, अगले महीने 8 रुपए दे दिए, भाई इंस्टॉलमेंट चली गई 8 रुपए, तो उसके हमारे पास कितने बचे? 32। फिर हमने 8 रुपए फिर दे दिए तो उसके हमारे पास कितने बचे? 24। फिर हमने फिर 8 रुपए दे दिए, कितने बचे? 16। कितने दिए? फिर 8, फिर 8, फिर लास्ट में 0। इन सबको जोड़ोगे तो ये 120 रुपए आएगा। इन सबको जोड़ दोगे तो ये 120 रुपए बन जाएगा। यानी हमने जो 8 रुपए दिए हैं ना प्यारे बच्चे, ये जो हमने 8 रुपए दिए हैं ना, ये हमने 8 रुपए दिए हैं 120 पर। या ऐसे समझिए, या दूसरे में कहानी आपको यहां से समझाता हूं। आपने 8 रुपए इंटरेस्ट दिया है, किस पर दिया है? आपने 120 रुपए पर दिया है। कितने महीने के हिसाब से? 1 महीने के हिसाब से दिया है, बटे में आर, और नीचे आ जाएगा 12 गुना में 100। इसको हल करेंगे, 120 से कट जाएगा ये 10 बार, और 10 चला जाएगा इधर, तो यानी ये आ जाएगा 80%। इतना सा सॉल्यूशन आपको करना है। देखो सवाल तो बहुत प्यारा है, सवाल तो ये पेपर में 101% पूछा जा सकता है, पूछा जाने वाला सवाल भी है। प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा सब लोग। एक सवाल और आपके सामने है, बहुत ट्रेंडी सवाल है, ये बहुत साल से पूछा जा रहा है। आर.एस. अग्रवाल बुक में ये सवाल दिया गया है और बहुत सारे टीचर्स ने इसको समझाया है अलग अलग तरीके से, तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और किस तरीके से इस सवाल को समझा जा सकता है, ये तरीका यही वाला है। जब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करेगा तो आपको पता चलेगा किस तरीके से बात करने वाले हैं। भाई कितने रुपए उधार लाए हैं हम? उससे 10 रुपए उधार लाए हैं। कितने रुपए उधार लाए हैं? 10 रुपए। हमने उसे चुकाए कितने रुपए हैं? हमने उसे 11 मासिक किस्तों में 1-1 रुपए के हिसाब से चुकाए। तो 11 में 1-1 रुपए के हिसाब से कितने रुपए चुका दिए? 11 रुपए चुका दिए। जब मैं उससे लाया 10 रुपए था तो मुझे उसे 10 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उसने मेरे से ब्याज लगा के कितने ले लिए? 11 रुपए। इसका मतलब ब्याज कितने रुपए का लिया? 1 रुपए का। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी? ब्याज तो समझ में आ गया होगा कि ब्याज तो कितना लगेगा? 1 रुपए लगेगा। चलो जी इसे लिखो साइड में, इसे लिख लो यहाँ साइड में कि 1 रुपया हमें मिलेगा ब्याज। अब बात करते हैं, पहली बार ब्याज लगा था 10 रुपए पे, क्योंकि 10 ही रुपए तो हमने लिए थे उससे उधार। जब हमने उससे 10 रुपए उधार लिए थे तो ब्याज भी 10 रुपए पे लगना चाहिए, तो ब्याज 10 रुपए पे लगेगा। लेकिन जब हमने उसे 1 रुपया चुका दिया तो अब ब्याज कितने पे लगेगा? 9 रुपए पे लगेगा। फिर 1 रुपया चुका दिया तो ब्याज 8 पे लगेगा। फिर 1 रुपया चुका दिया तो 7 पे लगेगा। फिर 7 पे लगेगा, फिर 6 पे लगेगा, फिर 5 पे लगेगा, फिर 4 पे लगेगा, फिर 3 पे लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, फिर 1 पे लगेगा, फिर 0 पे लगेगा। होगी क्या 11 किस्त? ये 0 तो जुड़ने में आता नहीं, तो ये 0 को तो हटा दो। 1 से लेकर कहां तक ऐड करना है? 10 तक। अगर आपको ध्यान है ये सीरीज आपको पढ़ाई गई होगी 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस n तक अगर हम चले जाएं तो आंसर आता है n × n + 1/2। अरे तो सबको पता है नेचुरल नंबर सीरीज है, नेचुरल नंबर सीरीज का अगर हम सम करेंगे तो n × n + 1 आएगा बाई 2। तो चलो यहां करके दिखाओ इसे साइड में। 10 गुना 1 11 बटे में 2 55 बन जाएगा ये। तो यानी 1 रुपया ब्याज मिला किस पर? 55 पर मिला, गुना में 1 गुना में r बटे में 1200। यानी r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1200 बटे 55। 5 से काट दो, 5 से 11, 24 पंजे 120 होता है तो 240 बटे 11, तो 11 दूनी 22, बच्चे कितने?
बच्चे हमारे पास 2, 11 कम 11 बच्चे 9 और बटे में 11, 21 सही, 9/11%। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आप सब लोगों के लिए, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझिएगा बात को, आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये ई इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, EMI या EYI वाले सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, दोनों तीनों सवालों को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके सामने। 2 से 3 टाइप का सवाल आता है। पहला सवाल देय ऋण वाला, उसे ढंग से समझ लेना। दूसरा सवाल जिसमें डाउन पेमेंट जाती है, और तीसरा सवाल ऐसा। ये डाउन पेमेंट वाला और ये वाला सवाल तो बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है, ठीक है ना, लेकिन जो देय ऋण वाला सवाल है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको और इन दोनों को अलग कैटेगरी करके एक नोट्स बना के एक पेज पे लिख के 2-3 सवाल करेंगे तो आपको पूरे की पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल मैं आपको देय ऋण का होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं। ये देय ऋण वाला सवाल है प्यारे बच्चों, होमवर्क है ये आपके लिए, और आपको ये सवाल मुझे करके कमेंट में इसका आंसर देना है। और सब लोग कमेंट किया करो, आपके कमेंट मुझे खुशी भी देते हैं और ये भी पता चल जाता है कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो चलिए अगले टाइप की तरफ मैं चलता हूं लेके आपको, कि जब दर का संख्यात्मक मान वर्षों में, इस तरीके के बेहद सवाल। ये जो वीडियो है ना बच्चे, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू जो भी देख रहा है ना, जो आज इस पॉइंट पे बैठ के देख रहा है जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखो, अगर किसी ने पिछली वीडियो या पिछला पार्ट स्किप करके देखा है ना, तो वो वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि जब वीडियो पूरी देखोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जितना टाइम आप इस पे दोगे ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी वीडियो। ये टाइम वेस्टिंग वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाली। चलिए सवाल आपके सामने है कि जब दर का संख्यात्मक मान वर्षों में बराबर हो, आधा हो, चौथाई हो, 2/3 हो, 5/3 हो, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके सामने आते हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि SI बराबर PRT/100 होता है। SI बराबर कितना होता है? PRT/100। ये तो सबको क्लियर है ना बात। अब उसने देखो क्या कह रहा है, वो दर का संख्यात्मक मान वर्षों में बराबर है। वर्षों में बराबर का मतलब समय के बराबर है। अगर मैं सिर्फ इस आधे, चौथाई और इसकी 2/3 की बात ना करूं, सिर्फ बराबर वाले की बात करने लग जाऊं, तो क्या मुझे ये सवाल ऐसे नहीं मिलेगा? क्या लिखा हुआ कि SI बराबर P प्रिंसिपल, ये P है बच्चों, P प्रिंसिपल इंटू में R अपॉन में 100। सर ये क्या कर दिया? ये मैंने R को टाइम के बराबर लिख दिया। जो संख्यात्मक मान था किसका? दर का। दर का संख्यात्मक मान वर्षों के बराबर दिखा दिया मैंने। R को किसके बराबर दिखा दिया? T को। तो अगर मैं R को T के बराबर दिखा दूं तो मेरे सामने ये सवाल बनेगा SI बराबर P इंटू में R² बटे में 100। यानी मेरे सामने सवाल बन जाएगा R² बराबर SI अपॉन में P इंटू में 100। क्या नहीं बनेगा क्या? या मैं R को ऐसा नहीं लिख सकता, R बराबर SI बटे में P इंटू में 100 और उस पर रूट लगा दूंगा मैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? क्या आपको इसी तरीके से सवाल हल करना है? नहीं करना। इस तरीके से सवाल हम हल करेंगे ही नहीं। हम तो ये देखेंगे, हम तो एक पॉइंट लिखेंगे कि जब दर प्रतिशत या दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान, जब दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक को कहते हैं बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये जो टाइम के बराबर हो जाए, अगर ये समय के बराबर हो जाए कैसे भी करके, तो आप क्या करोगे? दर निकाल के, जो भी आप दर निकालते हो, और दर कैसे निकलती है? ब्याज किस पे? प्रिंसिपल पे गुना में 100। आप इसका रूट ले लोगे बस। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी सवाल में दर प्रतिशत का संख्यात्मक मान टाइम के बराबर हो जाए, तब आप दर निकाल के उसका रूट ले लेना। ये आपको थोड़ी सी बात नोटिस करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो आधा, चौथाई, 2/3 की बात करेगा, तब हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो उसे समझने के लिए आपको मैंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया है। लेकिन मोस्टली जो सवाल पेपर में आता है ना, वो पेपर में आता है जब दर प्रतिशत का मान बराबर हो जाए। उसके लिए हमें थोड़ा सा छोटा करना था, मैंने कर दिया। सवाल देखो, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर
साधारण ब्याज जो है वो राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता के संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है? देखो यहाँ बराबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ बराबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ आधी है, यानी सवाल आप डायरेक्टली करके रूट नहीं ले सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं। राशि का 25/8 है, इसका मतलब राशि यानी प्रिंसिपल तो कितना है 25 रुपए, और एसआई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8 रुपए का। तो निकालो एसआई की वैल्यू 8 बराबर प्रिंसिपल 25 गुना में, अब वो क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के रूप से आधी है, वर्षों की संख्या दर के रूप से आधी है। मैंने मान लिया कि आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आर ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितनी है आर, लेकिन टाइम से क्या है, ये टाइम से आधी है। देखो क्या लिखा है, प्रतिशत प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता के संख्यात्मक रूप से आधी है। जो टाइम है ना, जो टाइम है वो आधा है किसका, r/2 का। जो टाइम है वो r का आधा है, यानी r/2 है। तो इसका मतलब है टाइम की जगह क्या लिख देंगे, r/2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? उसने कहा है जो वर्ष हैं, वर्षों की जो संख्या है वो दर प्रतिशत के संख्यात्मक रूप से आधी है, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की हाफ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू r की मैंने r मान ली, उसका आधा कर दिया तो टाइम आ जाएगा। और नीचे और कौन आएगा, 100 भी आएगा, 25 चौक 100। तो r² बराबर 4 गुना 2 8, और ये 8 उधर जाएगा तो 64 बनेगा। अगर r² का मान 64 तो r का मान 8, और अगर r का मान 8 आ जाएगा तो टाइम का मान तो आ ही जाएगा 4। तो यहाँ 8% और यहाँ 4 वर्ष। समझ में आई बात? बहुत आसान सा सवाल है लेकिन पेपर में पूछा जाता है। एक सवाल और आपके सामने है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1.2/16 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1.2/16 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की संख्यात्मक रूप के बराबर हो, संख्यात्मक रूप के बराबर हो। बच्चे यहाँ कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को, ये सवाल जो है, ये सवाल यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये प्रिंसिपल मैंने बदला है शायद। ये 9/16 है बच्चे, ये 9/16 है। क्या लिखा है, एक जो है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/16 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता के संख्यात्मक रूप के बराबर है तो प्रति वर्ष दर क्या है, तो प्रति वर्ष दर क्या है। तो प्यारे बच्चों 9 रुपए ब्याज है, किस पर है, 16 पर है। गुना में क्या करेंगे, 100, रेट निकाल ली, रेट निकाल के क्या कर देंगे, रूट कर देंगे तो रेट आ जाएगी। यहाँ से 3 गुना में 10/4, तो ये बन जाएगा 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5%। समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गई बात। यानी मैं क्या कहने वाला हूं कि जब दर प्रतिशत का मान संख्यात्मक रूप से टाइम के बराबर हो जाए तब तो आप रेट लिखो SI/P गुना 100, उसका रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए 2 होमवर्क हो चुके हैं, दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे सब लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की कहानी आज हम पढ़ेंगे, और यहाँ तक की कहानी पढ़ने के बाद हम चलेंगे अगली पार्ट की तरफ, लेकिन अगला पार्ट आएगा अगले दिन। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक का साथ देने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखा करो। पूरा देखोगे तो आपको 100% कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।